आज की ताजा खबर में जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, उनमें सबसे पहली खबर मोदी काबीना के ताल्लुक से है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान हो सकता है। दूसरी खबर पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं तीसरी खबर मुंबई में ONGC प्लांट में लगी आग के सिलसिले में है। इस हादसे में 3 अफराद की हलाकत हो चुकी है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। नवी मुंबई में वाक़े ONGC के प्लांट में भयानक आग लग गई। जरा के मुताबिक इस हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजूहात का पता फिलहाल नहीं चल सका है। उधर ONGC ने ट्वीट भी किया है। कंपनी के मुताबिक ONGC में वाक़े प्लांट में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तेल की प्रोसेसिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है और सूरत-ए-हाल का हमारे नुमाइंदे ने जायजा भी लिया है, आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुद अमित रॉय जुड़े हुए हैं मुंबई से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आग कब लगी और कैसे लगी, क्या इसकी वजूहात की पता लग सका है या नहीं। अमित, बताइएगा क्या वजह पता चल पाई कि आग कैसे लगी है और क्या मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है अब तक? देखिए, आग कैसे लगी इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग कब लगी 7:20 पे जो है एक ब्लास्ट की तेज आवाज आई और आग के लपटे जो है वो उठना शुरू हो गई। जिसके बाद हमने देखा कि आसपास के जो 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका था उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि आसपास गांव वाले लोग रहते हैं। गांव वाले लोगों ने अपना घर बार छोड़कर जो है वो बाहर निकला है। उन्हें डर था कि आग के लपटे कहीं बाहर गाँव की तरफ ना आ जाए और गाँव उसकी चपेट में ना आ जाए। तो पिछले 2 घंटों से ज्यादा से जो है वहां पर फायर फाइटिंग की टीम जो है लगी हुई है आग को बुझाने में, लेकिन अभी तक जो है आग पे काबू नहीं पाया है। JNPT ONGC उड़न की टीम फायर फाइटिंग की लगी है। इसके अलावा जो है नवी मुंबई और पनवेल की जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी वो भी लगे हैं। 20 से ज्यादा गाड़ियां जो है मौके पे मौजूद है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। 3 लोगों के मरने की खबर है और भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि ये प्लांट जो है वो 24 घंटे जो है काम करता है। तो बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और आग की लपटें उठी तो उस समय जो है कई सारे वर्कर जो है अंदर काम कर रहे थे, तो कुछ और लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में जो है भेजा गया। उनकी स्थिति जो है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। बताया जा रहा है काफी ज्यादा बुरी तरीके से वो जल गए हैं। कुछ ही देर पहले जो है ONGC ने ट्वीट कर ये बताया कि आज सुबह जो है आग लग गई। ONGC की फायर सर्विसेज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने फौरन एक्शन लिया। आग पे काबू पाया जा रहा है और ऑयल प्रोसेसिंग पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और गैस को हजीरा प्लांट की तरफ जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा है और धुएं का कहर इतना ज्यादा है कि जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो अंदर आग बुझाने में जो है काफी नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं। 2 घंटे से ज्यादा का समय निकल चुका है। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है, लेकिन अभी भी आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। ठीक है, तो अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग बुझाने का अमल जो है जारी है। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से लपटों को हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, अमित रॉय, क्या इस इमारत में, इस ONGC प्लांट में आग लगने के बाद आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और कहा जा रहा है कि इलाके को खाली भी कराया जा रहा है? देखिए, आसपास के जो प्लांट और भी थे उन्हें खाली कराया जा चुका है। नजदीक जो गांव थे, जहां गांव में जो लोग बसते थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि आग की लपटें बहुत ज्यादा दूर तक फैल रही हैं और धुएं का कहर इतना ज्यादा है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7:20 में अचानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद जो है आग की लपटें उठी तो खुद गांव वाले जो है वहां से निकल गए कि शायद वो उसकी चपेट में ना आ जाए। और इस प्लांट के आसपास के 1.5 से 2 किलोमीटर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से जो है सील कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद है, दमकल विभाग कर्मचारी मौजूद हैं और पूरी तरीके से पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि वहां पर आग की लपटें इतनी ज्यादा है कि लोगों को डर है कि शायद जो बाहर बसे जो गांव के लोग हैं वो उसकी चपेट में ना आ जाए, या जो धुएं का कहर इतना ज्यादा धुआं उठ रहा है कहीं उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और लगातार लोगों को जो है वहां से हटाया जा रहा है। क्योंकि जो गांव वाले हैं, जो वहाँ के लोकल MLA हैं या लोकल जो पुलिस की टीम है, वो गांव वालों कह रही है कि आप गांव
घर छोड़ के थोड़ी सी दूरी पे आ जाएं, क्योंकि शायद ऐसा ना हो कि आप लोग उस चपेट में आ जाएं। वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं भोयर, उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी की अपडेट ये है कि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। एक बड़ी खबर है कि 4 लोगों की इस हादसे में अभी तक मौत हुई है, और एमएलए का साफ तौर पे कहना है कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो धुएं का कहर इतना ज्यादा है कि शायद लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो धुआं इतना ज्यादा है और आग की लपटें भी हैं, जिसकी वजह से आग बुझाने में नाकामी पेश आ रही है। फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, 20 दमकल गाड़ियां भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ 2 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा अमित रॉय बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो आसपास के गांव हैं वहां उन गांव वालों को कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली कर दे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने में कोई परेशानी ना पेश आए। तेल की प्रोसेसिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है, इस तरह का ट्वीट ओएनजीसी की तरफ से किया गया है, और साथ ही साथ ओएनजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए। तो इस आग लगने के वाकये में आपको बता दें कि 4 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि कहा जा रहा है कि प्लांट में कई अफराद अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। वहीं आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है, और साथ ही साथ आग किस वजह से लगी ये भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बीती रात पाकिस्तान की जानिब से पुंछ में बिलाइश्ताल फायरिंग की गई, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 फौजी मारे गए हैं। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी फौजी जख्मी भी हुए हैं, जबकि उसके 5 से 7 फॉरवर्ड पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पुंछ में बिलाइश्ताल फायरिंग की गई। समीर भट्ट हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जम्मू से जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। समीर, ये बताइएगा क्या इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से बिलाइश्ताल फायरिंग जारी है, और जो फायरिंग की इत्तलात है वो कब से शुरू हुई? देखिए, कल दिन भर भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, और उसमें हमारा एक फौजी जवान भी कल सुबह शहीद हुआ था, और उसके बाद दिन भर जो फायरिंग हुई उसमें 2 जवान और जख्मी हो गए हमारी तरफ से। और उसके बाद शाम को 7 बजे से फिर शुरू हुई फायरिंग, और जो तकरीबन 12:30 रात को चलती रही 12:30 बजे तक। और उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो सोर्सेज से पता चला, डिफेंस सोर्सेज से, उसके मुताबिक 3 जो पाकिस्तानी फौजी है उनको हलाक किया गया, 2 को जख्मी किया गया, और 5 से 7 फॉरवर्ड पोस्टर्स जो शाहपुर और शाहजहाँ एरिया में है, शाहजहाँ जो सेक्टर है पूंछ का, वहाँ पे उनको पूरा तबाह किया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टर्स, फॉरवर्ड पोस्टर्स हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स का जमावड़ा करना था, और उसके बाद उनकी घुसपैठ करवानी थी। लेकिन और जो फायरिंग का रेंज था जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, और उसी की भाषा में उसको जवाब दिया गया, और जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और 12:30 से अभी तक कोई वहाँ फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी है, वहाँ बिल्कुल शांति है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया उसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ इस पुंछ सेक्टर में बल्कि राजौरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा फायरिंग की जा रही है। और जाहिर तौर पर एक ही इंटेंशन है पाकिस्तान की कि किसी तरह से घुसपैठ करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे मिलिटेंट्स कहा जा रहा है कि लॉन्चिंग पैड्स पे जमा है, और उनकी घुसपैठ वो करवाना चाहता है किसी भी हालत में यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन को रखना डालने के लिए। तो उसी को देखते हुए जो फायरिंग कर रहे हैं उन्होंने बढ़ा दिया। और ये मैं बता दूं, जो शाहपुर और शाहजहाँ सेक्टर में उन्होंने मोर्टार से हमले किए, और सिविलियन एरियाज को भी नुकसान, जो सिविलियन एरियाज है उनको टारगेट किया, जिसमें कई मकान जो है सिविलियन एरियाज के, वहाँ रिहायशी इलाकों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिप्रेशन है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति में है। और उसी को देखते हुए जो हिंदुस्तानी फौज है उसने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जहाँ तक अभी की सूरत हाल है वो बिल्कुल ही वहाँ पे कोई फायरिंग की आवाज रात के 12:30 से अभी तक नहीं सुनाई दी है। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए समीर। तो समीर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि 12:30 बजे के बाद से पाकिस्तान की तरफ से बिलाइश्ताल फायरिंग नहीं की जा रही है, और इस फायरिंग में पाकिस्तान को जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का काफी नुकसान किया है, कई पोस्ट तबाह भी किए गए हैं। फिलहाल सिचुएशन के हवाले से बात कर ले तो जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 30वें रोज भी
वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सिवाय चंद लैंडलाइंस को छोड़कर मवासलाती निजाम अभी भी ठप है, जिससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी की अक्सर सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। मरकजी काबीना की आज मीटिंग है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में यह मीटिंग 10:30 बजे होगी। माना जाता है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मरकजी काबीना की मीटिंग से कबल सलामती पर काबीनी मीटिंग भी होने वाली है। तो मरकजी काबीना की ये मीटिंग है। जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान हो सकता है। इस मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इस मीटिंग के हवाले से मजीद अपडेट देंगे। विनीत, बताइएगा, 10:30 बजे का कहा जा रहा है वक्त है जब इस मीटिंग की शुरुआत होगी। इस मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ खुसूसी पैकेज का आज ऐलान हो सकता है। जी शना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और निश्चित तौर पर इस पर जम्मू कश्मीर को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी जो जम्मू कश्मीर की हालात पर चर्चा करेगी। और निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह से लगातार कह रही है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने भी कहा और हमारे कुछ मंत्रियों से भी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर के पैकेज को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसको लेकर के एक रोड मैप बनाएगी और उसके बाद ही पैकेज का बड़ा ऐलान किया जाएगा। यहाँ जहाँ तक बात करें सीसीएस की बात करें, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो बैठक होगी उसमें जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं कि जब से धारा 370 हटाया गया है उसके बाद से क्या स्थिति है उसकी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट की बैठक के साथ CCEA की बैठक भी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री के आगामी रशिया दौरे पर जितने MOU होंगे उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अब से कुछ दिन पहले ही रशिया केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गए थे और उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के रशिया में कई सारी बातें की हैं और उस पर यहाँ पर मोहर लगाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो समझौते होंगे रशिया पर, उस समझौते पर, उन MOU पर आज केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मोहर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ डिफेंस डील भी हो सकते हैं रशिया के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया जाएंगे और इसके संबंधित भी जो MOU होगा उस पर भी मुहर लगाया जा सकता है। तो आज की बात करें सना, आज के बारे में कैबिनेट के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो उस पर चर्चा होगी और इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री की आगामी प्रस्तावित रशिया दौरा है उसको लेकर के केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होगी और कुछ निर्णय लिए जाएंगे। जी, जाहिर सी बात है, काफी अहम मीटिंग मानी जा रही है और इस मीटिंग में खुसूसी पैकेज का जम्मू कश्मीर के हवाले से ऐलान भी हो सकता है और उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से भी मीटिंग उससे पहले होनी है। फिर उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से सरकार खुसूसी पैकेज का ऐलान करती है। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए। INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की मुश्किलें खत्म होती मालूम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट आज पी चिदंबरम की पेशगी जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। ख्याल रहे कि साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम 21 अगस्त से CBI की तहवील में हैं और इनकी तहवील जुमेरात तक एजेंसी की तहवील में आपको बता दें कि रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। चिदंबरम 2 अगस्त से CBI की तहवील में हैं और आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की अर्जी पर कर रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, आज चिदंबरम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। ये सुनवाई कितने बजे होने वाली और कितनी अहम ये समाअत मानी जा रही है? जी देखिए, 2 बजे इस पूरे मामले की अहम सुनवाई होने वाली है। सुनवाई का जो विरोध किया है CBI ने अभी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और उस हलफनामे में उन्होंने चिदंबरम के उस CBI रिमांड का विरोध किया है, जिसमें ये कहा गया है चिदंबरम की तरफ से कि जो रिमांड है वो गलत तरीके से है, अनैतिक है। लेकिन CBI ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि जो फिलहाल चिदंबरम की तरफ से रिमांड को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो अनैतिक है, यानी कि
वो जुरिडिक्शन से बाहर है, उनकी मेंटेबिलिटी पर भी सवाल खड़ा किया है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशंस नहीं डालनी चाहिए थी, एज फॉर द रूल जुरिडिक्शन के तहत हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनके इस रिमांड का कोई आदेश भी देता है उनके इस रिमांड पर, तो आने वाले दिनों में कई ऐसे आरोपी हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो फिर निचली अदालत का कोई मतलब नहीं बनता है। ये फिलहाल सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है। कल जस्टिस भानुमति ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा था ट्रायल कोर्ट को कि अगर उनकी जमानत पर विचार ट्रायल कोर्ट नहीं करता है तो वो सीबीआई की कस्टडी में 3 दिन भेजे जाएं। लेकिन इसका विरोध किया था तुषार मेहता, जो फिलहाल एएसजी हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के फैसले आने वाले दिनों में न्यायिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। आप एक दिन के लिए सीबीआई के रिमांड में भेज दीजिए चिदम्बरम को, उसके बाद हम कल इस प्ली पर बहस करेंगे और हम अपनी दलीलों को रखेंगे। एएसजी की तरफ से यह कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को निचली अदालत से रिमांड डिसाइड करने के लिए निचली अदालत को बनाया गया है तो निचली अदालत ही यह तय करे, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन ना करे। लेकिन कपिल सिब्बल की तरफ से बार बार चिदम्बरम को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो तिहाड़ नहीं जाना चाहते हैं, लिहाजा सीबीआई की रिमांड में उनको भेजा जाए। सना, ये पहली बार ऐसा मामला है जब सीबीआई किसी आरोपी की कस्टडी नहीं चाहती है, लेकिन वो आरोपी सीबीआई की कस्टडी में रहना चाहता है। चिदम्बरम के केस में यही हुआ है। चिदम्बरम तिहाड़ नहीं जाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो तमाम लीगल रेमेडीज का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें कस्टडी में रखा जाए और या फिर उनकी जमानत पर विचार किया जाए, लेकिन उनको तिहाड़ ना भेजा जाए। बार बार सीबीआई ये कह रही है कि हम इस जमानत का विरोध करते हैं, अगर हमें कस्टडी की जरूरत होगी तो हम लेंगे, लेकिन अगर कस्टडी की जरूरत नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे। लेकिन जो जुरिडिक्शन है वो फिलहाल निचली अदालत ही तय करे, ना कि सुप्रीम कोर्ट। जी, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करता है तो क्या कुछ कहने वाला है चिदम्बरम की अर्जी पर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अपाचे